बिलव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। हम लोग आज के इस वीडियो में इंश्योरेंस क्लेम का एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 2002 ईयर में आया है। क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग इसका सेट 1 जाकर ज़रूर देखें। सेट 1 में भी बहुत सारी बातें डिस्कस की गई है और अगर आप ऑर्डर वाइज चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चैप्टर का फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको सॉल्यूशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग सॉल्यूशन में जाने से पहले सम्स में आएंगे। सम्स में देखेंगे कि सम्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सम्स क्लियरली समझने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि सॉल्यूशन में जो जो फिगर लिए गए हैं, अमाउंट लिए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर दिखता रहेगा। तो 2002 में ये क्वेश्चन आया है। सम्स एक बार पढ़ते हैं, देखिएगा हमारे साथ। ऑन 17 September 2015 a fire occurred in the premises of Mr. T, a bookseller. Most of the stock were destroyed. Cost of salvage stock being 11,200. मिस्टर टी के बिजनेस गोडाउन में फायर ब्रोकआउट हो गया और उनका मोस्ट ऑफ द स्टॉक जल गया, लेकिन इसमें से उन्होंने 11,200 का साल्वेज कर लिया। साल्वेज का मतलब मैंने बताया था सेट 1 में कि उन्होंने 11,200 का गुड्स बचा लिया। हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सेव कर लिया। अकाउंट्स की और ये इंश्योरेंस की भाषा है साल्वेज वैल्यू। इसका भी मतलब होता है कि इतने का गुड्स बचा लिया गया। आगे क्या मेंशन किया है? इन एडिशन सम स्टॉक वॉज saved in damaged condition and its value was agreed at ₹10,400। मतलब कुछ और गुड्स जो कि डैमेज कंडीशन में था उसको भी बचाया गया और उसकी वैल्यू निकल के आई है 10,400 की। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों गुड्स, एक पूरा अच्छा बचा और एक थोड़ा डैमेज कंडीशन में बचा, लेकिन दोनों ये जो गुड्स हैं ये सेव कर लिए गए हैं। तो जहाँ पर भी हम लोग सेव्ड वाला गुड्स लेते हैं या साल्वेज वैल्यू लेते हैं वहाँ पर हम लोग ये दोनों फिगर मिला कर लेंगे। ठीक है। आगे मेंशन कर रहा है फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलोइंग पार्टिकुलर्स वेयर अवेलेबल। और भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टॉक at close of accounts on 31st March 2015 was valued at 83,500। ये जो है 31 मार्च 2015 का स्टॉक है। तो अगर मान लीजिए हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंट, तो 1 अप्रैल के स्टॉक के जगह भी हम लोग 83,500 ले सकते हैं। या आपने सुना होगा अपने अकाउंट्स में कभी कि जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है। आगे मेंशन कर रहा है परचेज फ्रॉम 1/4/2015 टू 17/9/2015। ये 1/4 आपका ओपनिंग डेट है और 17/9 वो डेट है जिस दिन फायर ब्रोकआउट हुआ था। इतने समय का परचेज दिया है अमाउंटेड टू ₹1,12,000 एंड सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड अमाउंटेड टू ₹1,54,000। तो ये जो है स्टार्टिंग वाले डेट से जिस दिन आग लगी उस दिन तक का परचेज और सेल दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 3 years इट अपीयर्स दैट एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% वाज अर्न ऑन सेल्स। मतलब इस बिजनेस का, मिस्टर टी का ये सिस्टम था कि वो पिछले 3 साल से अपने सेल के ऊपर 25% का ग्रॉस प्रॉफिट ले रहा था। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी अपने को पता चल गया है। ग्रॉस प्रॉफिट के जगह पे हम लोग सेल्स के ऊपर 25% ग्रॉस प्रॉफिट दिखा देंगे। आगे मेंशन किया स्टॉक वाज इंश्योर्ड फॉर ₹75,000। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू, कि 75,000 का स्टॉक वो इंश्योर्ड करवाया है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम, आपको ये निकालना है कि इसको कितने का क्लेम मिलेगा। ठीक है। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम लोग 3 स्टेप में करते हैं। मैंने सेट 1 में भी बताया था आपको। सबसे पहले हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिससे हम लोग ये निकालते हैं कि कितने का स्टॉक हमारे गोडाउन में था जिस दिन फायर ब्रोकआउट हुआ था। दूसरे स्टेप में हम लोग निकालते हैं कि एक्चुअली में हमारा कितने का नुकसान हुआ, और फिर तीसरे स्टेप में हम लोग निकालते हैं कि हम लोगों को कितने का क्लेम मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं सॉल्यूशन।
इन द बुक्स ऑफ मिस्टर टी, पहले नाम लिख देते हैं उसका जिसका हम लोग बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं। फिर बनाते हैं एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम वर्ड का मीनिंग मैंने लास्ट सेट में बताया था कि मेमोरेंडम इंडिकेट करता है कि ये कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया गया है, इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं मेमोरेंडम। पार्टिकुलर पीरियड मतलब अपने बिजनेस के स्टार्टिंग डेट से जिस दिन हमारे यहाँ फायर ब्रेकआउट हुआ उस दिन तक का ही ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं। डेट भी देखिए लिखा हुआ है 1/4/2015 से 17/9/2015 तक का ये ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है। अब देखते हैं ट्रेडिंग में क्या क्या लिया गया। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिया 83,500 दिया था, सम्स में यहाँ पर दिख रहा है आपको। इसके बाद एक्सक्यूज मी, इसके बाद परचेज दिया है 1,12,000 का, परचेज भी दिया हुआ था सम्स में। सेल्स दिया 1,54,000, सेल्स भी था यहाँ पर सम्स में दिख रहा है आपको। और सेल्स के ऊपर 25% की प्रॉफिट लेनी थी, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिखा दिया। सेल्स के ऊपर 1,54,000 इंटू 25% आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 38,500 का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, ये डेबिट का सारा ऐड कर देते हैं, ये तीनों फिगर ऐड करके आपको मिलेगा 2,34,000। इसमें से क्रेडिट का सेल्स माइनस करते हैं, सेल्स 1,54,000 आप माइनस करोगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा कितने का, 80,000 का। लिख दिए बाई क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। इतना बड़ा लाइन मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, इन बुक वालों ने लिखा है आप लिख सकते हैं, लेकिन आप जनरली बाई क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर भी लिख देंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक कौन से डेट का है। ये 17/9/2015 के डेट का है, जिस दिन हमारे गोडाउन में फायर ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, अब ये क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे गोडाउन में जिस दिन आग लगा 17/9/2015 को, उस दिन हमारे पास 80,000 का स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ था। ये हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। इसके बाद हम लोग एक सेकेंड स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉस। ठीक है, इतनी बड़ी लाइन फिर यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली स्टेटमेंट ऑफ लॉस लिख सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ लॉस में हम लोग निकालते हैं कि हमारा एक्चुअल में कितने का लॉस हुआ। गोडाउन में माल था 80,000 का जिस दिन आग लगा, वो तो दिख गया सबको। अब 80,000 में हम लोगों ने कुछ गुड्स बचा भी लिया था, सम्स में मेंशन किया था, देखिए इसी स्टेटमेंट में लेस भी किया है। सबसे पहले लिखा है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक हेल्ड एट द टाइम ऑफ फायर, जिस दिन फायर हुआ उस दिन हमारे पास 80,000 का गुड्स था, इसमें से लेस किया है। वैल्यू ऑफ स्टॉक रिकवर्ड फ्रॉम फायर, कितने का स्टॉक आप बचा लिए, तो एक तो आपने पूरा अच्छा गुड्स बचा लिया था, कॉस्ट ऑफ साल्वेज स्टॉक 11,200 का, और कुछ गुड्स आपने बचाया था डैमेज कंडीशन में भी, तो वो भी हम लोग यहाँ पर ले लिए। एग्रीड वैल्यू ऑफ स्टॉक साल्वेज इन डैमेज कंडीशन 10,400, टोटल मिलाकर 21,600 का गुड्स आपने बचा लिया। अब 80,000 में 21,600 माइनस कर देंगे तो अपने को टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय फायर मिल जाएगा 58,400 का। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, 80,000 का आपका स्टॉक पड़ा था और उसमें से 21,600 का आप गुड्स बचा लिए, तो माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उतने का आपका एक्चुअल लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 58,400 का। ठीक है, ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम लोग ये देखते हैं तीसरे स्टेप में कि हमारे पास गोडाउन में स्टॉक कितने का था और हमने पॉलिसी कितने की करवा रखी थी। तो वो आपको क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है कि गोडाउन में आप माल रखे थे 80,000 का और आपने पॉलिसी करवा रखी थी, यहाँ सम्स में दिया था स्टॉक इंश्योर्ड 75,000 का। ठीक है, यहाँ पर इंश्योरेंस का एक रूल अप्लाई होता है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि अगर आप अपने गोडाउन में ज़्यादा गुड्स रखते हो और आपने इंश्योरेंस कम का करवा रखा है, तो जितना आपका लॉस हुआ उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपने कम का इंश्योरेंस करा रखा है तो उसी प्रोपोर्शन में आपको क्लेम का पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम जहां पर उन लोगों ने लिख के रखी है उस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं एवरेज क्लॉज। ये भी हमने सेट 1 जो लोग देख कर आए होंगे हमारे रेगुलर स्टूडेंट, वो लोग सेट 1 में भी इस चीज़ को सुने थे। हमने मेंशन किया था कि इफ़ स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर
is higher than the policy value, then average clause will be applied to determine the amount of claim. ये इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रिंसिपल है, एक रूल है, एक सिस्टम है, और ये सिंपली अगर आप लॉजिकल देखो तो भी सही है कि आप ज़्यादा का गुड्स रखते हो लेकिन आप इंश्योरेंस कम का करवा के रखे हो तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ज़्यादा पैसा नहीं देगी, ठीक है, उसी प्रोपोर्शन में देगी जिस प्रोपोर्शन में आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। तो नीचे देखिए लास्ट स्टेप वो क्या लिखा है, हियर वैल्यू ऑफ स्टॉक हेल्ड एट द टाइम ऑफ फायर is 80,000, but stock was insured for rupees 75,000. So the stock was under insured and the average clause is applicable. Therefore, amount of claim is to be made by the insurance company against the loss of stock equal to. अब वो एवरेज क्लॉज वाला प्रिंसिपल अप्लाई करके ये फॉर्मूला पुट कर रहा है और इस फॉर्मूला को पुट करके जो वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू आपको क्लेम के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। सराउंडिंग में कुछ नॉइस है, आप हमारे ऊपर फोकस कीजिएगा। लास्ट लाइन कैलकुलेशन में क्या बोल रहा है, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, ये एक्चुअल लॉस हम लोग यहाँ निकाले हैं 58,400 का दिख रहा है आपको, इनटू सम इंश्योर्ड सम्स में दिया रहता है, यहाँ पर दिया था 75,000 का, वो ले लिए, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक हेल्ड, मतलब जिस दिन आग लगा उस दिन कितने का आपके पास स्टॉक था, ये क्लोजिंग स्टॉक वाला 80,000 ये ले लिए। तो ये कैलकुलेट करके आपको फिगर मिला 54,750 का। दैट मीन्स आपका एक्चुअल में लॉस हुआ है 58,400, लेकिन आपको क्लेम मिलेगा कितने का, 54,750 का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ईयर के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।